हे गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल कैफीन शॉट पर। और जैसा कि आपको पता ही है, हमने यूजीसी नेट की सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 6 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जब आप यूजीसी का पेपर देने जाते हो तो उसके अंदर से अराउंड 30 to 40% आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे और एज इट इज मिलेंगे। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन करके जाते हैं तो इट विल बी ग्रेट बेनिफिट फॉर यू। आइए देखते हैं, इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं और अब इसके बाद के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट वन ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट वाज आस्क्ड टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 7 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि पहले ग्रुप को हमने इन सबका प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए कहा या एस्टिमेट प्रोडक्ट करने के लिए कहा। फिर उसने क्या कहा, और ये इसका एस्टिमेट आपको कितने सेकंड में बताना है? 5 सेकंड के अंदर बताना है। अदर ग्रुप को हमने कहा कि आपको सेम ही प्रोडक्ट करना है, लेकिन उनको हमने क्या दिखाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन द सेम टाइम, यानी कि 5 सेकंड में इनको इसका प्रोडक्ट बताना है, एस्टिमेशन। और सेम इसका रिवर्स ऑर्डर में आपको एस्टिमेशन बताना है। द फॉर्मर ग्रुप, यानी कि जो पहले वाला ग्रुप था, अटेंड ए लार्जर एस्टिमेट देन द लेटर ग्रुप। जो ये वाला ग्रुप था आपका पहला ग्रुप, इन्होंने सपोज करिए बताया है कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 500 आएगा। और जो बाद वाला ग्रुप है, उन्होंने इसका जो एस्टिमेशन है वो बताया है कि अराउंड 300 आएगा। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये बायसिंग जो हो रही है कि एक, जबकि आंसर इन दोनों का सेम आना चाहिए। जो पहला ग्रुप है वो ज्यादा बता रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो कम बता रहा है। ये किस वजह से और कौन सा बायस इफेक्ट है? तो देखिए, सपोज करिए अगर मैं इसमें बात करूं, सबसे पहले इफेक्ट के बारे में सोचते हैं कि क्यों ये हुआ। देखिए, अगर आप देखोगे सिर्फ दोनों में इतना फर्क है। जब आप पहले ग्रुप को दिखा रहे हैं तो आप देखोगे इसमें फर्स्ट क्या है? बड़ी टर्म है 8 7 6। मीनवाइल जब आप दूसरे ग्रुप को दिखा रहे हैं तो उसके अंदर क्या है? फर्स्ट इनिशियल जो टर्म है वो क्या है? छोटी टर्म है। जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंप्रेशन टीचर के ऊपर बहुत अच्छा बन जाता है इनिशियल डेज में, फिर वो क्या करता है? वो आपको एज एन एडवांटेज की तरह भी रखता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अच्छे क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो पहले करिए। क्यों कहते हैं? क्यों? ताकि टीचर के ऊपर एक इंप्रेशन बन जाए कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है, बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है। फिर लास्ट में क्या होता है कि अगर आपने अच्छा लिखा भी नहीं है तो टीचर समझ जाता है कि बच्चे ने जो इनिशियल अटेम्प्ट करा है वो बहुत अच्छा है। आखिरी में बिकॉज ऑफ द टाइम उसको मार्क्स या फिर उसको उस समय क्या हो गया? एंजाइटी हो गई या फिर एंशियस हो गया, इसलिए थोड़ा ढंग से नहीं लिख पाया, बट वो आपको नंबर दे देता है। और सेम चीज इसी के अंदर जा रही है कि जब इनिशियल हमने नंबर देखे 876, तो हमें लगा इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? बड़ा आएगा। मीनवाइल जब हमने इनिशियल में देखा कि छोटे छोटे नंबर हैं तो हमने प्रोडक्ट को छोटा बता दिया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये चीज क्यों होती है? नीचे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, रिप्रेजेंटेटिवनेस, गैम्बलर फॉल्सी। अगर देखिए रिप्रेजेंटेटिवनेस में तो आपका स्टीरियोटाइप आता है, दैट इज हट गया। गैम्बलर फैल्सी में क्या होता है कि आप हार गए हैं, फिर दोबारा आप इसके ऊपर दोबारा सोच रहे हैं कि अगली बार मैं जीतूंगा। ये दो ऑप्शन हट गए आपके। अब आपका बचा एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे ज्यादा एंकरिंग और एडजस्टमेंट में आपका क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जो आपको इनिशियल चीजें मिली उसके बेसिस पर आप क्या इन्फ्रेंस लगाने लग जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर आप एक तरीके से अनुमान लगाने लग जाते हैं। और यही तो इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। एंकरिंग में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देख रखी है, अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत डीप में समझा रखा है कि कैसे आपका जो इन्फ्रेंस रहता है वो इनिशियल स्टेजेस के थ्रू माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और आंसर आपका क्या होगा? एंकरिंग एंड द एडजस्टमेंट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ यू फॉलो रूल्स दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ द ऑपरेशन। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में द नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो कम हो जाए, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? अलाउ यू टू टेक शॉर्टकट्स। जब आप शॉर्टकट लेते हैं तो डेफिनेटली किसी भी परफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग को या किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और आप उसमें शॉर्टकट या फिर 2 स्टेप खा गए बिकॉज आपने वो क्वेश्चन बहुत कर रखा है, तो उन शॉर्टकट्स को क्या कहते हैं? देखिए, ये इसका कोर पार्ट है। शॉर्टकट्स का मतलब ही आपका क्या होता है? ह्यूरिस्टिक। क्या ह्यूरिस्टिक हमारा आंसर है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपने देख भी रखा होगा। एल्गोरिथम क्या होता है आपका? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात ही नहीं हो रही। ह्यूरिस्टिक इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो स्पीयरमैन है इनफ्रेड जर्नल इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ, जो स्पीयरमैन थे उन्होंने अपनी जो जर्नल इंटेलिजेंस है किसके बेसिस पे रखी? अगर देखिए मैं स्पीयरमैन की बात करूं तो मैंने आपको बता रखा है स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी? टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी में उन्होंने दो फैक्टर की बात करी है, एक आपका जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी और एस में से सबसे जो इनिशियल था, सबसे पहला कौन सा डेवलप हुआ था? एस फैक्टर। एस फैक्टर क्यों? इन्होंने कहा कि हर एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, उस स्पेसिफिक एबिलिटी में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अगर सपोज कर लीजिए मैं मानता हूं ये वाली जो स्पेसिफिक एबिलिटी है, एक इंडिविजुअल मैथ में अच्छा है, दूसरा इंडिविजुअल फिजिक्स में अच्छा है, तो कुछ ऐसा कॉमन पोर्शन होगा, यहाँ G2 नहीं आएगा, G आएगा, राइट? कुछ ऐसा कॉमन पोर्शन होगा जो दोनों के अंदर कॉमन होगा और इसे उन्होंने जी फैक्टर का नाम दिया, यानी कि आपकी जर्नल इंटेलिजेंस, जो कि हर एक स्पेसिफिक फैक्टर में कॉमन होगी, राइट? तो ये एस स्पेसिफिक फैक्टर के बाद आपका जी फैक्टर आता है, इस चीज का आपको पहली बात याद रखना है। अगर आप देखोगे स्पीयरमैन ने इसको कहां से इनिशिएट करा? स्पीयरमैन ने एक मैट्रिक्स बनाई थी, राइट? अगर आपको याद हो उसमें हमने देखा था कि डायगोनली सेम सेम सारी चीजें आ रही थी, तो मैट्रिक्स के अंदर इन्होंने इंटर कोरिलेशन की बात करी थी। दूसरी इन्होंने टेट्राड की बात करी थी, टेट्राड डिफरेंस या फिर टेट्राड इक्वेशन, जिस जो मैंने आपको बता रखी है। और यहाँ पर भी मैंने लिख दी है डिफरेंस जीरो आना चाहिए, बट ये जीरो कंपलसरी नहीं हो। अगर ये जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर भी जी फैक्टर है, इसके अंदर भी जी फैक्टर है, जी माइनस जी, जीरो आना चाहिए, बट कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं आता है, दैट इज वो वहां पर वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो स्पेयरमैन ने ये दो चीजों की बात करी। तो अगर आप देखोगे पॉजिटिव मैनीफोल्ड इन द इंटर कोरिलेशन मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है। टेट्रा डिफरेंस की भी बात करी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आगे देखूंगा ही नहीं, क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि आप देखो ए एन सी बी एन डी, यहाँ पर दो दो ऑप्शन दे रखे हैं। अगर ए मेरा ठीक है, बी मेरा ठीक है, चाहे सी ठीक हो चाहे डी ठीक हो, लेकिन ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा है। दो दो ऑप्शन की बात कर रहा है, यानी कि ए और बी, कहीं ए और बी दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द आवर राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को करते चलिए, लेकिन ऑप्शंस पे भी ध्यान रखिए कि ऑप्शंस में कैसे मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। मैंने सी और डी को देखा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में वो दे भी नहीं रखा था। यानी कि अब आप पढ़ सकते हैं कि सी और डी क्या होते हैं। सी और डी गलत है। रिपोर्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट से रिपोर्ट नहीं लेते इन्होंने। अनइक्वल स्कोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम आ रहे थे, मैंने अभी आपको बताया डायगोनली में, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इन्फ्रेंशियल टेक्निक दैट बोरोड दैट ए borrowed his father's car during a college vacation and smashed it after the party A attended, ठीक है। expected reaction of his father runs through his mind and generates several possibility. It is the example of which heuristic? क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने अपनी पापा की कार बोरो करी और कॉलेज पार्टी या वेकेशन में गया। वहां पर उसका कुछ एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद कार स्मैश हो जाती है। अब जैसी कार स्मैश होती है तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ द फादर, कि फादर कैसे रिएक्ट करेंगे, वो उसके माइंड के अंदर चलने लग जाता है। इस ह्यूरिस्टिक को या ये किसका एग्जाम्पल है? अगर आप देखेंगे, सपोज करिए जो ए के फादर हैं, जो भी उसके माइंड में चल रहा होगा वो पास्ट में होगा। पास्ट में कैसे? क्यों? उस वो क्या देखेगा कि पास्ट में मेरे फादर ने उन चीज को या उस किसी भी सिनेरियो को कैसे टैकल करा था, कैसे हैंडल करा था। सारे फादर एक जैसे नहीं होते। कुछ फादर बहुत ज्यादा पीटते हैं, कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि देते ही नहीं है। तो ए का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा, अगर उसके फादर उसे पीटते होंगे तो उसे डर लगेगा। अगर उसके पापा उसे समझाएंगे तो वो समझने की कोशिश करेगा कि हाँ ऐसा हुआ पापा, यार कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अगर उसके पापा बहुत ज्यादा रिच है, उसे पता है कि पापा कुछ नहीं कहते, तो कार स्मैश हो गई या तो उसको कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हमने क्वेश्चन में कहा है कि जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ हिज फादर, यानी कि ये जो रिएक्शन है फादर का वो उसके माइंड में चल रहा है, तो पहले ना पहले कभी ऐसा कुछ हो रखा होगा। आई एम नॉट सेइंग कार स्मैश हो रखी होगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन उसने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रखी होगी, और जिस तरीके से उसने उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करा है वही सिचुएशन उसके माइंड में चलेगी। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं आप? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है कि जो आपने
सोच रखा है या फिर जो अवेलेबल है। अब अवेलेबल का मतलब यहाँ पर है कि जिस तरीके से उसके फादर रिएक्ट करते हैं वही तो उसके माइंड के अंदर अवेलेबल है और उसी तरीके से वो उन चीजों को देखेगा। अगर फादर बहुत ज्यादा पीटते हैं डांटते हैं तो उसे लगेगा कि यार जैसे ही घर जाऊंगा पापा पूछेंगे डांटेंगे और मारेंगे भी। अगर पापा कुछ नहीं कहते हैं तो सोचेगा हाँ यार ठीक है घर जाऊंगा पापा दो चार बातें कहेंगे कहते कुछ है नहीं है और मैं चले जाऊंगा घर अपने आप। तो ये सारी चीजें क्या है ये सारी उसके माइंड के क्या है पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस रहेगी पहली चीज। दूसरी चीज क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है दैट इज अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक जो कि उसके पास्ट सिनेरियो पर क्या करेंगे आपके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक क्या होता है जब अगर मैं ये कह दूं ये ऑप्शन नहीं होगा अगर मैं ये कह दूं कि सारे जो फादर हैं एक जैसे ही हैं अगर आप घर कार तोड़ के या कार स्मैश करके ले जाओगे तो दे विल बीट यू और वो आपको बहुत ज्यादा पीटेंगे। सारे फादर ऐसे होते हैं भाई कुछ भी कर लो आपके पास पास तो आपको मारेंगे मारेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। मैं सारी चीजों को उनकी एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो सब्सक्राइब जरूर करें। अरेंज थ्रस्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको यहाँ पर क्या करनी है थ्रस्टन की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है कितनी उन्होंने मेंटल एबिलिटी दी थी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी थी। उनको आपको उनके फॉर्म की तरह यानी कि उनके पर्टिकुलर सीक्वेंस में यहाँ पर क्या करना है अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर भी चुके हैं मैंने आपको गिलफर्ड का ही बता रखा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का भी मैंने आपको बता रखे हैं कि आपको कैसे ओसीपी दैट इज ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इन दोनों को एज ए सीक्वेंस वाइज यूज करना है। तो अगर आप देखोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको देखो 7 प्राइमरी एबिलिटी सबको पता होंगे कि 7 प्राइमरी एबिलिटी है लेकिन उनका सीक्वेंस में यहाँ पर इंडिविजुअल फंस जाता है। तो इनका सीक्वेंस कौन सा है बिल्कुल ठीक आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपका वर्बल आता है फिर आपका वर्बल फ्लुएंसी आती है फिर न्यूमेरिकल मेमोरी परसेप्चुअल स्पीड इंडक्टिव रीजनिंग लास्ट में आपका आता है स्पेक्ट्रल विजुअलाइजेशन। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 7 प्राइमरी एबिलिटी सबको पता है लेकिन उनका सीक्वेंस आपको याद रखना है सेम गोज फॉर द गिलफर्ड। गिलफर्ड में आपको ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट इनके भी जो सबसेट हैं उनका भी आपको एज ए सीक्वेंस याद रखना है ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द वर्क ऑफ नोम चॉस्की। नोम चॉस्की बेसिकली कौन थे इन्होंने लैंग्वेज की काफी अच्छी तरीके से अगर आप कहोगे LAD की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ठीक है। चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको नीचे जो कोड दिया है इसमें से एक करेक्ट चूज करना है एज जो क्वेश्चन के अंदर होता है क्या क्या इनके जो ऑप्शन दिए गए ही कार्ड हिमसेल्फ ए कार्टेशियन लिंग्विस्टिक बिल्कुल ठीक है उन्होंने अपने आप को कार्टेश लिंग्विस्टिक कहा था। ही एनालाइज सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है उन्होंने यहाँ पर LAD की वजह से भी यहाँ पर बात की थी सिंटैक्स में। ही रोट अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बिल्कुल ठीक है उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल के आप कह सकते हैं ब्रेन में एक LAD नाम का एक कुछ डिवाइस होता है जो कि बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उन्हें ऐसा कभी मिला नहीं जो उसका ड्रॉबैक था। तो उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन होता है इंडिविजुअल उसके माइंड में एक LAD डिवाइस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो जिसकी वजह से वो सेम ग्रामरिटिकल फंक्शन को एनालाइज करता है ट्रांसफॉर्म करता है ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है बी ठीक है सी ठीक है। ही डेवलप एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज यर्किश बिल्कुल गलत है कोई उन्होंने ऐसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज यर्किश डेवलपमेंट की बात नहीं करी थी। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये असर्शन है देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे असर्शन में उन्होंने बता रखा है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आते हैं क्योंकि ये थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं और इंडिविजुअल फंस जाता है। असर्शन का क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए नेचुरिस्टिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन एज दे अकर इन एवरीडे लाइफ। देखिए नेचुरलिस्टिक जो आपकी अगर मैं बात करूँ गिलफर्ड मल्टीपल या फिर गिलफर्ड ने तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया था सॉरी गार्डनर ने जो नो थ्योरी दी थी उसके अंदर नेचुरलिस्टिक 8वें नंबर पर आती है। और यहाँ पर इंडिविजुअल ने या फिर गिलफर्ड उसके गार्डनर ने ये कहा था कि इंडिविजुअल
अपनी एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको कैसे सॉल्व करता है। यानी कि अगर सपोज करिए कि बहुत सारे इश्यूज हैं, वो कैसे उन सारी चीजों को टैकल करता है, एवरीडे लाइफ में कैसे डिसीजन लेता है। क्योंकि एवरीडे लाइफ में भी आपको बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है कि व्हाट वी हैव टू डू, प्रायोरिटीज, यू हैव टू सेट द प्रायोरिटीज, यू हैव टू सेट प्रायोरिटीज में भी कि भाई मेरे को इसमें ये सबसे पहले करना है क्योंकि कल इसका ये वाला काम चेक होगा या देखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर नेचुरलिस्टिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व डिसीजन एज दे अगर इन एवरीडे लाइफ, बिल्कुल ठीक है, यही आपकी नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहलाती है। रीजनिंग में क्या दे रहा है, द डिसीजन रिक्वायर इन मैनी सिचुएशन ऑफन हैव सीरियस रेमिफिकेशन फॉर दोज हु मेक डिसीजन, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो डिसीजन रिक्वायर होता है बहुत सारी सिचुएशन में, उसके क्या रहते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज या फिर सीरियस कॉजेज रहते हैं फॉर दोज हु मेक डिसीजन। सपोज करिए कि आपके दो प्रायोरिटी के काम थे और आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, तो आप क्या करोगे, आप एक डिसीजन लोगे कि मेरे को इस काम को छोड़ना है और इस काम को करना है। और जिस काम को आप लीव कर देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे होंगे, और जिस काम को आप ऑप्ट कर रहे हैं उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस, किसी के पॉजिटिव किसी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो ये क्या है, एक्चुअली यहाँ पर ये पूछ रहा है नेचुरलिस्टिक डिसीजन में, नेचुरलिस्टिक थ्योरी में, कि ये होता तो है, लेकिन रीजनिंग में ये क्या बता रहा है यहाँ पर, वाई, ये आपको उसका आंसर पूरा बता रहा है कि हमें एवरीडे लाइफ में कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिनके रेमिफिकेशन रहते हैं, तो डूज हु मेक देयर डिसीजन। तो बिल्कुल ठीक है, ए एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट इन द गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट। गिलफर्ड की अगर हम बात करें, मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, ये तो आई थिंक शायद सबको बता रखा है, ओ सी पी, इनके जो आपके कंटेंट है 6, 5, 6, ये सारे आपको इनके सबसेट याद होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे गिलफर्ड में वो किसके बारे में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंट होमंगर द प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, सबसे लास्ट वाली में जो आपका यूनिट से स्टार्ट होता है। तो अगर आप देखोगे क्या क्या होता है उसके अंदर, सिस्टम होता है, बिल्कुल ठीक है, सिस्टम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रीजनिंग, रीजनिंग नहीं होती, इंटरप्रिटेशन, ये दोनों नहीं आते। ऑप्शन नंबर ए एंड बी बहुत सिंपल है। अगर आपने याद नहीं करा है तो मैं अभी भी कहूंगा याद करके जरूर जाए। द मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होता है, स्कीमा, स्कीमा को ही आप क्या कहते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वन वांट्स टू से कंप्राइजेस ऑफ, अगर आप क्या कहना चाहते हैं उसकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में बनती है, तो वो आपको किस तरीके से हेल्प करती है, और जो जहां पर आपकी मेंटल जो फ्रेजेस बनते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करती है, वो कौन से स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए दो स्ट्रक्चर होते हैं आपके, डीप स्ट्रक्चर और एक होता है शैलो स्ट्रक्चर। जब आप किसी भी चीज के बारे में स्कीमा में मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसके डीप में बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप किसी भी चीज के बारे में मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बट आप उसके बारे में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे, या फिर ऑडियो या फिर विजुअल में आप इफेक्ट देख पा रहे हैं लेकिन उसको पर्टिकुलर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका आता है सरफेस या फिर शैलो के अंदर। तो डीप और सरफेस यहाँ पर ये दो आपके कंफ्यूजिंग के थे, जिसमें कि आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दैट मीन्स आपका डीप सरफेस स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन मे बी कंसिडर्ड एज द रिलेटिवली अप्रोप्रिएट फॉर डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक फैक्टर एंड ओनली नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था, देखिए इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल का अगर हम बात करें नेचर और नर्चर की, यानी कि जीन्स की और आपके इन्वायरमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि जीन्स का आपके पास 80% के अराउंड रहता है और इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपके ऊपर 20% रहता है। क्या ये 20% नेग्लिजिबल है, नहीं, ये सम के अंदर आएगा। जीन का इफेक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। उसके बाद और देखिए कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर एंड सम कंसिडरेबल नहीं होता है, सम कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर है, तो बिल्कुल गलत हो गया। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक फैक्टर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिल्कुल ठीक है। सारा आपका मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है, जेनेटिक फैक्टर का, और कुछ कंट्रीब्यूशन आपका किसका होता है, मेंटल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर का, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग
कंप्राइजेज ऑफ द 4 स्टेज, ये तो बहुत सिंपल है आपका। सबसे पहले क्या आता है? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अवेयरनेस ऑफ वंस ऑन थॉट प्रोसेसिंग एनेबलिंग इफेक्टिव लर्निंग थ्रू करेक्शन इज कॉल्ड। आपको अपने ही प्रोसेस, अपनी ही लर्निंग के थ्रू जब होती है तो आप उसको करेक्शन कर ले रहे हैं। लर्निंग के ऊपर आप ये देखिए बेसिकली क्या कर रहे हैं, लर्निंग के ऊपर लर्निंग कर रहे हैं, दैट इज मेटाकॉग्निशन। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट डिड चॉम्स्की नॉट आर्ग्यू अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो चॉम्स्की है उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट नहीं करी लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। देयर इज ए यूनिवर्सल ग्रामर, इट इज a genetically wire, it is an innate modular language, it's based on the reference learning। सो अगर हम बात करेंगे चॉम्स्की की, तो चॉम्स्की ने जो आपके नोम चॉम्स्की थे अभी मैंने ऊपर बताया, उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात करी है। और यूनिवर्सल ग्रामर में उन्होंने ये जेनेटिकली की भी बात करी है कि जेनेटिक से आपका इफेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। देयर इज एन इन्नेट मॉड्यूलर लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। इन्नेट जो कि उन्होंने एलएडी से क्या करा है, उसको आप कह सकते हैं एक तरीके से अटैच करा है। इट इज बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बिल्कुल गलत। यहाँ पर उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं, रीइंफोर्समेंट बिहेवियर लर्निंग भी होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मीन्स यहाँ पर लैंग्वेज के लिए नहीं आएगा, ये आपके बिहेवियर के लिए मेनली यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट है। बाकी ये तीनों की आपकी नोम चॉम्स्की ने बात करी है। तो इसके थोड़ी और क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी पता चल सके कि आप लोगों को मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूजीसी एज कम्पेयर टू द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, बट अगर आप ब्रॉड माइंडेड रहेंगे, वीडियो और चैनल दोनों को फॉलो करते रहेंगे, तो आप देखोगे बहुत ही आपको सारी चीजें थोड़े टाइम बाद ईजिली लगने लग जाएंगी। So guys, this वीडियो में इतना ही। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot signing off. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें। Have a great day. Take care, all of you.